नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। आज हम बात करेंगे 2 मार्च से शुरू होने वाले हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के बारे में। 2 मार्च से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र। बैठक में 28 एजेंडों पर हुई अपर चर्चा। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुए मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने नववर्ष 2022 में आयोजित हरियाणा कैबिनेट की पहली बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होगा। इस संबंध में माननीय राज्यपाल और विधानसभा स्पीकर को पत्र भेजा जाएगा। सत्र कितने दिन चलेगा, इसका फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के कार्यान्वयन को संशोधित स्वीकृति प्रदान की गई। MMPSY के तहत MMPS पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के अनुसार स्वघोषणा के आधार पर 2019-20 और 2020-21 के दौरान 8,77,538 परिवारों को 270 करोड़ 84 लाख रुपए की राशि जारी की गई। नागरिक संसाधन सूचना विभाग से प्राप्त सत्यापित आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 31 जनवरी 2022 को MMPSY के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के 2,83,772 लाभार्थियों को प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के रूप में 3,54,77,472 वितरित किए गए। बैठक में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार के बीच सरस्वती नदी जीर्णोद्धार एवं विरासत विकास परियोजना के तहत 388 करोड़ 16 लाख रुपए से आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए 21 जनवरी 2022 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। आदि बद्री बांध सोम सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय के निर्माण से 1,675 हेक्टेयर मीटर जल का भंडारण होगा। आज इस नववर्ष 2022 की पहली कैबिनेट मीटिंग हुई है और इसमें कुल मिलाकर 28 एजेंडाज थे जिनके ऊपर चर्चा हुई। उन 28 एजेंडाज के चर्चा के साथ साथ एक बात जो महत्वपूर्ण है, जो आज हमने विचार कर ली है, फाइनल किया है, जिसको कि इस बार का जो बजट सेशन है 2 मार्च से और शुरू करने के लिए प्रस्तावित किया है। हमारी जो ये प्रस्तावना है ये स्पीकर साहब को, गवर्नर साहब को जाएगी, क्योंकि वर्ष का ये जो पहला सत्र है तो इसमें गवर्नर साहब का भी एड्रेस होता है। राज्यपाल अभिभाषण 2 तारीख को सबसे पहले दिन उन्हीं का अभिभाषण प्रस्तावित है और बाद में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी कि उसको बजट सेशन को कब तक चलाना है, कितने दिन चलाना है। एक शुगर अपना शाहबाद शुगर मिल में 60 ELPD का एथेनॉल प्लांट लगाया है, तो उसमें कुछ राशि की उनको आवश्यकता थी
लगभग 9 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जिसको आवश्यकता पूरी करते हुए ये उनको मंजूरी दे दी है। इसी प्रकार एक दूसरा विषय, संस्कृत में आचार्य और शिक्षा शास्त्री, तो शिक्षा शास्त्री को हमने कैडर माना बीएड का और आचार्य को एमए के बराबर माना है। तो ये सैद्धांतिक सहमति पहले हो गई थी, आज इसको कैबिनेट में रख करके इसको हमने फाइनल किया है। तो संस्कृत के वो जो आचार्य और शिक्षा शास्त्री हैं, उनको कठिनाई आ रही थी संस्कृत के भर्तियों में और प्रमोशन में। अब ये रास्ता उनका सब खुल गया कि उनको भर्तियों में भी प्रमोशन में भी शिक्षा शास्त्रियों को और आचार्यों को बराबर की एक सुविधा दे दी गई है। वो श्राइन बोर्ड के सदस्य भी आज यहाँ आए हैं ताकि उनका भी सीधा संबंध इस सारे क्षेत्र से है। आदि बद्री से 4 किलोमीटर आगे एक स्थान है लोहगढ़, जहां बंदा वीर बैरागी बंदा सिंह बहादुर की जब वो देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और उन्होंने जुल्मों का प्रतिकार किया गुरु गोविंद सिंह जी के आदेश पर, उस समय उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी लोहगढ़ में। वो स्थान भी मात्र 3-4 किलोमीटर आगे है। उस लोहगढ़ स्मारक ट्रस्ट के भी हमारे सभी पदाधिकारी और सदस्यगण, दोनों प्रदेशों के हमारे मुख्य सचिव, सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन श्री आर.के. सिन्हा जी, अन्य सभी अधिकारीगण, उपस्थित सज्जनवृंद, आज का ये अवसर वास्तव में एक ऐतिहासिक अवसर है। वो सारा घटनाक्रम, यानी लगभग 35 वर्ष का घटनाक्रम जिससे मैं स्वयं जुड़ा हुआ हूं, वो आज चित्र घूम रहा है। 1986-87 में मैं यमुनानगर में संघ का जिला प्रचारक था। उस समय जगाधरी जिला कहते थे हम, बाद में यमुना जिला बना। मान्यवर दर्शनाजी जैन से निरंतर भेंट होती थी, वो जगाधरी रहते थे। उनके मन में 2 विषय, ऐसा जैसे जीवन का कोई लक्ष्य लेकर के चल रहे हों, इस प्रकार से 2 विषयों को लेकर के वो चल रहे थे। एक उसमें सरस्वती शोध और दूसरा पानीपत के अंदर जो पानीपत की लड़ाइयां हुई, वहां पर शहीद योद्धा स्मारक, ऐसा करके एक बड़ा कोई प्रकल्प किया जाए। ऐसे 2 विषय उनके जीवन के एक प्रकार से टारगेट लेकर के वो चल रहे थे। जब भी मिलते इन विषयों पर वो चर्चा करते। उसी दौरान डॉक्टर विष्णु वाकड़कर जी इतिहासकार हैं, वो इन चीजों पर बहुत कुछ शोध करते रहते थे, तो नहीं रहे। तो पता लगा कि वो सरस्वती के ऊपर कुछ शोध करने के नाते से आ रहे हैं और यात्रा करेंगे। जैसा बताया, आदि बद्री से वो यात्रा शुरू हुई और कच्छ तक वो यात्रा गई। मैं केवल 4 दिन ही उनके साथ रहा था, प्रारंभ में आदि बद्री से शुरू होकर, और हरियाणा का हिस्सा लगभग ये पेवा कैथल तक, इस हिस्से को 4 दिन में उन्होंने कवर किया। और बहुत जानकारियां, हमको नहीं कोई जानकारी थी कि सरस्वती नदी, उसका कोई अंडर करंट है, आदि बद्री, और यहाँ पहाड़ों से पीछे से नदी कभी रही होगी हजारों साल पहले, वहां पहाड़ों का विघटन हुआ, टाइटैनिक, ऐसे परिवर्तन आते हैं पहाड़ों में। उस समय सरस्वती जो बहुत विशाल नदी कभी हुआ करती थी, उसका पानी अवरुद्ध होकर के और साइडों में निकल गया। अब साइडों में निकलने के बाद जो आसपास की नदियां हैं, सबसे पहले तो पास की यमुना है, फिर गंगा का भी स्रोत गंगोत्री है, इधर सतलुज है, व्यास है, या फिर सिंधु नदी है पीछे से। तो ऐसा माना जाता था कि ये पानी सारा उन नदियों में जाकर के चला गया। और फिर मान्यता बनी कि सरस्वती लुप्त हो गई है, अंदर ही अंदर बह रही है। जो ये मान्यता कही जाती है प्रयागराज में कि त्रिवेणी वहां है, वहां भी गंगा, यमुना और सरस्वती कहा जाता है। उस समय तो नहीं ध्यान में आता था, आज ध्यान में आता है, क्योंकि जब सरस्वती का पानी सब नदियों में चला गया तो कोई कहीं से भी उसकी कल्पना कर सकता है कि यहां भी सरस्वती निकल रही है, यहां भी निकल रही है, यहां भी निकल रही है। तो इसीलिए उसकी मान्यता ये बनी कि दोनों नदियां, और उनके अंदर सरस्वती का भी पानी है, तो सरस्वती का पानी नीचे से निकलता है। लोग दिखाते भी है दृश्य, इधर से यमुना आ रही है, इधर से गंगा आ रही है, जहां मिलती है वहां थोड़ा पानी का रंग, क्योंकि 2 नदियों का पानी मिलेगा तो मिल करके रंग तीसरा कुछ और भी बनेगा,
मिश्रण हो जाता उस पानी का। तो जब तीसरा रंग वहां दिखाई देता तो लोग कहते हैं तीसरा रंग जो है सरस्वती का है, पानी है। कुल मिलाकर ये किंवदंतियां हैं, कहानियां हैं, मान्यताएं हैं। लेकिन साइंस के माध्यम से भी जब इसका चित्र लेने लगे सैटेलाइट से, तो सैटेलाइट तो हर चीज को खोज के ले आता है। अंडर करंट्स आज भी सरस्वती की इसी मार्ग पर हैं, जो मार्ग आज ये बताया जा रहा है कि आदि बद्री से लेकर के और कच्छ तक नीचे अंडर करंट है और पानी बहता हुआ सैटेलाइट के माध्यम से दिखाया गया है। क्योंकि जो भूवैज्ञानिक होते हैं उनको सब पता होता है कि अंदर नीचे जमीन के अंदर क्या 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 प्रवाह है, कैसे है। कुल मिलाकर के मान्यता और फिर इसके प्रति लोगों में जो श्रद्धा, आम समाज में मुस्तफाबाद नाम का एक कस्बा यमुनानगर में थाना छप्पर के पास है। तो मैं लगातार सब जगह जाता था, तो वहां मैं जब गया तो एक तालाब में, तालाब है कोई बहुत साफ नहीं था उस समय, वहां महिलाएं जाती हैं, साफ पानी नहीं भी है तो भी आचमन करती हैं। मैंने पूछा कि क्यों, इस पवित्र इसका भाव क्यों बना हुआ, इसके प्रति श्रद्धा क्यों है? कहने लगे इसका नाम सरस्वती तालाब है और ये सरस्वती नदी का हिस्सा है। और एक नई बात जुड़ गई। फिर पेहवा में पता लगा कि वहां भी जहां पितृदान करने के लिए लोग जाते हैं, तो वहां जिस सरोवर में पिंड का दान किया जाता है कि वो सरस्वती का पार्ट है। हम जाएं पिपली, तो पिपली में जू जहां है बिल्कुल बस स्टैंड के पास, वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है, ये बहुत पुराना उस समय से लगा हुआ है, सरस्वती, अब लिखा हुआ तो नाला था वहां, सरस्वती नाला, क्योंकि पानी कम है तो नाला ही बन गया वो। तो ऐसा ये लोक किंवदंतियों के माध्यम से पता लगा कि वास्तव में सरस्वती का यहां कुछ लेना देना है। अब क्या करें, कैसे करें, उसमें से विचार आया कि इसमें कोई ना कोई धारा, एक धारा प्रवाह पानी का बनना चाहिए। कैसे बनेगा, कितना बनेगा, उसकी कोई योजना कल्पना नहीं थी। तो ये लगा कि ये जो हमारी शिवालिक की पहाड़ियां हैं, इनमें से जो पानी आता है, मुख्य रूप से तो आदि बद्री, दो खोल है वहां, मात्र खोल और बेड़ो खोल। उन मात्र खोल और बेड़ो खोल में भी ठीक कहा जयराम जी ने, वो थोड़े आगे हिमाचल में ही चली जाती हैं और हिमाचल के अंदर भी हम कई किलोमीटर तक घूम के आए। दोनों तरफ पेड़ हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पानी बहुत थोड़ा है। तो उसमें ये पता लगता है कि जितने ऊंचे पहाड़ ये कटे हुए हैं तो वास्तव में बहुत पानी रहा होगा यहाँ। तो ये विचारा कि यहाँ एक डैम बनाया जाए। तब मैंने, मुख्यमंत्री जयराम जी बने तो उन्होंने कहा कि इस विषय के ऊपर हमें काम करना चाहिए। आज इसका परिणाम निकला और आज हम लोग जो MOU कर रहे हैं, तो वहाँ उस पानी को रोक करके, बहुत बड़ा डैम नहीं है वो, छोटा ही डैम बनेगा अभी, क्योंकि जितना पानी पीछे से आता है उतना ही तो डैम बनाना, उससे ज़्यादा बनाने का लाभ नहीं है। लेकिन कुछ जैसे 61 हेक्टेयर मीटर जो है वो हिमाचल के काम आएगा, 160-62 हेक्टेयर 70% तो हरियाणा को पानी मिलेगा। उसको अगर मोटे अर्थों में बताना हो तो लगातार 8-9 महीने, 3 महीने तो पानी पर्याप्त रहता है बरसात के दिनों में, कोई कमी नहीं है। उस डैम के भरने के बाद भी पानी और बचेगा जाएगा, लेकिन 8-9 महीने लगातार उसमें से पानी हम लेंगे तो 20 क्यूसेक पानी लगातार उसमें धारा प्रवाह हो सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि बैठक में हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 के मसौदे को स्वीकृति प्रदान की गई। इस विधेयक को अब विधानसभा के सामने पेश किया जाएगा, इसलिए इस विधेयक में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रस्ताव है, जो जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी और तरीके से शादी के लिए प्रभावित करता है, वो एक अपराध है। इसीलिए मसौदा विधेयक को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में निरसन विधेयक 2021 के मसौदे को मंजूरी दी गई। विधेयक को अब विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा। मसौदा विधेयक के अनुसार राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के ऐसे 20 अधिनियमों को निरस्त किया जाएगा जो पुराने हैं और अब उपयोग में नहीं है। विभागीय समिति ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विभिन्न पुराने एवं अप्रचलित अधिनियमों को निरस्त करने के संबंध में अपनी रिपोर्ट दी है।
उन्होंने बताया कि बैठक में पंजाब डिस्टिलरी नियम 1932 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इससे डिस्टिलरीज द्वारा शराब के अवैध उत्पादन पर रोक लगेगी। संशोधन के अनुसार पंजाब डिस्टिलरी नियम 1932 में एक नया नियम 16B जोड़ा गया ताकि सभी डिस्टिलरीज के लिए स्वयं की लागत पर फ्लो मीटर लगाना अनिवार्य किया जा सके। फ्लो मीटर को आबकारी नीति की डिस्टिलरीज के स्तर पर चोरी की संभावना को कम करने के लिए एक प्रभावी उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया। नए नियम 16B के अनुसार मास फ्लो मीटर, जो एक पाइपलाइन के माध्यम से गुजरने वाले स्पिरिट के द्रव्यमान प्रवाह को मापने में सक्षम है, लाइसेंसधारी द्वारा पाइपलाइनों पर डिस्टिलरी में स्थापित किया जाएगा ताकि पाइपलाइनों से गुजरने वाले स्पिरिट के द्रव्यमान प्रवाह को मापा जा सके। पंजाब डिस्टिलरी एक्ट है बना हुआ, नियमावली है 1932 की, उसमें कई प्रावधान होते हैं। तो एक प्रावधान आज ये किया गया है कि सभी जो डिस्टिलरीज हैं वो अपनी जो सिपरेट बनाते हैं, शराब बनाते हैं, उसमें कई बार कितनी बनी कितनी नहीं बनी और कई प्रकार की उसमें जो गड़बड़े होने की जो संभावना है उसको दूर करने के लिए उनकी जो निर्माण यानी जो सिपरेट का निर्माण है, वो जो द्रव्यमान प्रवाह जो है उस पर फ्लो मीटर लगाए जाएंगे। फ्लो मीटर लगने के बाद किस फैक्ट्री में कितना उन्होंने तरल पदार्थ वहां से पास किया है उसकी अकाउंटिंग वो एकदम सुनिश्चित हो जाएगी। अर्थात किसी प्रकार की जो चोरी की, गड़बड़ की, इलीगल शराब बेचने की जो संभावनाएं हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी। तो ये भी एक प्रावधान इसके लिए किया है। केंद्र सरकार ने बहुत से ऐसे पुराने कानून हैं जिनकी आज उपयोगिता नहीं है। वर्षों वर्ष से पुराने एक्ट बने हुए हैं लेकिन कभी भी किसी सरकार ने आकर के उनको निरस्त नहीं किया। तो ऐसा लॉ कमीशन के यानी संतुति पर हमने भी यहाँ हरियाणा में जो बहुत पुराने एक्ट थे, ऐसे एक्ट्स में से 20 एक्ट को रिपील करने का निर्णय किया है। इसका बिल ये विधानसभा में आएगा। तो 20 जो एक्ट हैं सामान्यतः भूमि से जुड़े हुए कुछ पुराने पंजाब के समय के अधिनियम हैं। पंजाब जिला बोर्ड कर सत्यापन अधिनियम 1927 का है। पंजाब कर्ज माफी अधिनियम 1934 का है। कॉपिंग फीस अधिनियम 1936 का है। रेस्टिट्यूशन ऑफ मॉर्गेज लैंड्स एक्ट 1938 का है। पंजाब जागीर अधिनियम 1941 का है। तो ऐसे बहुत से नियम हैं जो उस समय के पुराने देश की आज़ादी से पहले के बने हुए, आज इनकी कोई उपयोगिता नहीं रही है। तो लॉ कमीशन की सिफारिश पर उनको समाप्त करने का ये निर्णय लिया है। आदि बद्री स्थान के ऊपर जलाशय बनने वाला है और हिमाचल सरकार की उनके मुख्यमंत्री के साथ हमारा एक समझौता जो हुआ है उस पर हस्ताक्षर हुए हैं, उसकी पुष्टि भी आज मंत्रिमंडल ने कर दी है। फिर एक कानून बहुत समय से पेंडिंग था, उसका विधेयक भी इस बार हम लेकर के आ रहे हैं। उस भी विधानसभा की जो मंजूरी हुई है, हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022, जिसमें इलीगल तरीके से जो धर्मांतरण करने की जितने भी सिलसिले आज तक ध्यान में आए हैं, लालच से, लोभ से, डरा कर, धमका कर, धोखे से, शादी के कारण से, नौकरी का लालच देकर, विदेश भेजने का लालच देकर, पैसा देकर, ऐसे जो धर्मांतरण होते थे उनको किसी भी सूरत में न होने दिया जाए। धर्मांतरण अगर किसी ने करना है तो विलफुली वो पहले डिक्लेयर करेगा, डिप्टी कमिश्नर को अप्लाई करेगा कि मैं अपने सूझबूझ से, अपनी विचारधारा से धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं। वो किसी भी एक धर्म को छोड़ के दूसरे में जाता है, उसका भी प्रावधान है। लेकिन बिना इस प्रकार को सूचना दिए बिना अगर शादी जबरदस्ती करता है या कहीं धर्म परिवर्तन किसी लोभ लालच में करता है, बहका कर करता है, तो वो सारा इलीगल होगा। उसकी रोकथाम के लिए ये अधिनियम और विधानसभा में लाया जा रहा है। इसमें कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडे रखे गए थे। इसमें शाहबाद चीनी मिल को 7
KLPD एथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए 8.92 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि डिस्टिलरी नियम 1932 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य शिक्षा स्कूल कैडर ग्रुप बी सेवा नियम 2012, मेवात जिला स्कूल शिक्षा ग्रुप बी सेवा नियम 2012 और हरियाणा स्कूल शिक्षा ग्रुप सी राज्य कैडर सेवा नियम 2021 में संशोधन करने से संबंधित शिक्षा विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य सरकार ने शाहबाद चीनी मिल में 60 KLPD एथेनॉल प्लांट की स्थापना को मंजूरी दी है। हरको बैंक ने शाहबाद चीनी मिल को 60 KLPD एथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए 8 करोड़ 92 लाख रुपए का अतिरिक्त सावधिक ऋण स्वीकृत किया है। आपको बता दें कि अगर राज्य में शिक्षा की बात करें तो अब शिक्षा विभाग द्वारा शास्त्री और आचार्य को नियमित B.Ed और MA संस्कृति के समक्ष माना जाएगा। बैठक में खुदरा शराब लाइसेंस धारियों को वर्ष 2020-21 के लिए लाइसेंस शुल्क में 2,19,56,524 रुपए की छूट के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैंकों और अन्य NPFI द्वारा सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को दैनिक आधार पर दी जा रही विभिन्न वित्तीय सेवाओं को सुगम विनियमित करने हेतु एक संस्थागत तंत्र तैयार करने के लिए 15 नए पदों के सृजन के साथ वित्त विभाग के प्रशासनिक विभाग के तहत संस्थागत वित्त एवं ऋण नियंत्रक IFCC विभाग निदेशालय हरियाणा को पुनर्जीवित करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। जहाँ तक विषयों का सवाल है, एक शुगर अपना शाहबाद शुगर मिल में 60 KLPD का एथेनॉल प्लांट लगाया है। उसमें कुछ राशि की उनको आवश्यकता थी, लगभग 9 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जिसको आवश्यकता पूरी कर देते हुए ये उनको मंजूरी दे दी है। इसी प्रकार एक दूसरा विषय के संस्कृत में आचार्य और स्कूल कैडर में संस्कृत आचार्य MA और संस्कृत क्या उसका दूसरा रहता है शिक्षा शास्त्री। तो शिक्षा शास्त्री को हमने कैडर माना B.Ed का और आचार्य को MA के बराबर माना है। तो ये सैद्धांतिक सहमति पहले हो गई थी, आज इसको कैबिनेट में रख करके इसको हमने फाइनल किया है। तो संस्कृत के वो जो आचार्य और शिक्षा शास्त्री हैं उनको कठिनाई आ रही थी संस्कृत के भर्तियों में और प्रमोशन में। अब ये रास्ता उनका सब खुल गया कि उनको भर्तियों में भी प्रमोशन में भी शिक्षा शास्त्रियों को और आचार्यों को बराबर की एक सुविधा दे दी गई है। पंजाब डिस्टिलरी एक्ट है बना हुआ, नियमावली है 1932 की, उसमें कई प्रावधान होते हैं। तो एक प्रावधान आज ये किया गया है कि सभी जो डिस्टिलरीज हैं वो अपनी जो सिपरेट बनाते हैं, शराब बनाते हैं, उसमें कई बार कितनी बनी कितनी नहीं बनी और कई प्रकार की उसमें जो गड़बड़े होने की जो संभावना है उसको दूर करने के लिए उनकी जो निर्माण यानी जो सिपरेट का निर्माण है, वो जो द्रव्यमान प्रवाह जो है उस पर फ्लो मीटर लगाए जाएंगे। फ्लो मीटर लगने के बाद किस फैक्ट्री में कितना उन्होंने तरल पदार्थ वहां से पास किया है उसकी अकाउंटिंग वो एकदम सुनिश्चित हो जाएगी। अर्थात किसी प्रकार की जो चोरी की, गड़बड़ की, इलीगल शराब बेचने की जो संभावनाएं हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी। तो ये भी एक प्रावधान इसके लिए किया है। जैसा केंद्र सरकार ने बहुत से ऐसे पुराने कानून हैं जिनकी आज उपयोगिता नहीं है, वर्षों वर्ष से पुराने एक्ट बने हुए हैं,
लेकिन कभी भी किसी सरकार ने आकर के उनको निरस्त नहीं किया। तो ऐसा लॉ कमीशन के यानी संतुति पर हमने भी यहाँ हरियाणा में जो बहुत पुराने एक्ट थे, ऐसे एक्ट्स में से 20 एक्ट को रिपील करने का निर्णय किया है। इसका बिल ये विधानसभा में आएगा। तो 20 जो एक्ट हैं, सामान्यतः भूमि से जुड़े हुए कुछ पुराने पंजाब के समय के अधिनियम हैं। पंजाब जिला बोर्ड कर सत्यापन अधिनियम 1927 का है, पंजाब कर्ज माफी अधिनियम 1934 का है, कॉपिंग फीस अधिनियम 1936 का है, रेस्टिट्यूशन ऑफ मॉर्गेज लैंड्स एक्ट 1938 का है, पंजाब जागीर अधिनियम 1941 का है। तो ऐसे बहुत से नियम हैं जो उस समय के पुराने देश की आजादी से पहले के बने हुए, आज इनकी कोई उपयोगिता नहीं रही है। तो लॉ कमीशन की सिफारिश पर उनको समाप्त करने का ये निर्णय लिया है। एक पिछले दिनों में आदि बद्री स्थान पर, आदि बद्री तो नहीं, पंचकुला में किया था, लेकिन जो आदि बद्री स्थान के ऊपर जलाशय बनने वाला है और हिमाचल सरकार की उनके मुख्यमंत्री के साथ हमारा एक समझौता जो हुआ है, उस पर हस्ताक्षर हुए हैं, उसकी पुष्टि भी आज मंत्रिमंडल ने कर दी है। ये जो हमने परिवार पहचान पत्र शुरू किया है, उसकी जो बाद में सुविधाएं उसके आधार पर जनता को दी जा रही हैं, इसमें एक मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ये हमने शुरू की है और उसको विधिवत रूप से इस बार अब कैबिनेट में हमने पास कराया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की स्कीमें और उनका जो प्रीमियम है, गरीब आदमी अपने पास से दे नहीं सकता, देना नहीं चाहता, ऐसे सब प्रीमियम उसके हरियाणा सरकार वहन करेगी। विशेष तौर पर 5 योजनाओं को चिन्हित किया है: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और प्रधानमंत्री श्रमजीवी मानधन योजना और प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। 5 योजनाएं ऐसी हैं जिनका प्रीमियम कुछ तो इसमें केंद्र सरकार देती है पहले से, लेकिन बाकी जो बेनिफिशियरी को स्वयं अपने पास से देना होता है, वो जो स्वयं देना होता है वो भी हरियाणा सरकार ने ऑफर किया कि इनके सबके प्रीमियम हरियाणा सरकार देगी, ताकि उस बेनिफिशियरी को, खास करके जो 1,80,000 रुपये तक की इनकम के परिवार हैं, उन सदस्यों को कोई पैसा ना देना पड़े। केवल एक बार उन्होंने अपनी सहमति पत्र देना है कि मैं इस योजना का लाभ उठाना चाहता हूँ। वो बैंक में या CSC में जाकर के देकर के आएगा और बाद में उसका प्रीमियम, पहली बार प्रीमियम अपने पास से जमा कराएगा, वो प्रीमियम सरकार उसको वापस रिफंड कर देगी। आगे से समय समय पर जो भी उसकी दरें हैं वो सब सरकार अपने आप देती रहेगी जब तक भी उसकी एलिजिबिलिटी है। पहली बार इसका जो पहली किस्त जो हमने दी है वो लगभग 3.5 लाख परिवारों को, पिछले दिनों में जब आपके सामने से किया था 3,32,000 परिवार थे, उनको ये पैसा पहली किस्त दे दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में आज हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा साहित्यग्रहियों गरीबों के लिए पेंशन योजना में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। गौरतलब है कि इस योजना के पात्रता मानदंड में भी संशोधन किया गया है ताकि 70 गरीबों को शामिल किया जा सके जो जेल में बंद हुए थे। कैबिनेट की बैठक में हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए पेंशन योजना में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इस योजना के पात्रता मानदंड में संशोधन किया गया ताकि उन सत्याग्रहियों को शामिल किया जा सके जो जेल में बंद हुए थे, लेकिन जेलों में उनके कारावास का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं। संशोधन के अनुसार यदि कोई सत्याग्रही कैद होने का दावा करता है लेकिन जेल रिकॉर्ड में उसके कारावास का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तो उसे 2 सहकैदियों का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही उन्हीं तारीखों या महीनों में जेल में थे, लेकिन शर्त यह है कि किसी एक सहकैदी का जेल रिकॉर्ड उपलब्ध हो और उसके साथ FIR में आवेदक के नाम का उल्लेख हो। अन्य पात्रता मानदंड के साथ साथ योजना के नियम और शर्तें समान रहेंगी। उन्होंने बताया कि ऐसी जन सुविधाएं जो 20 वर्षों से अस्तित्व में है के लिए बिल की प्रायोजिकता को सीमित करने के लिए एक खंड शामिल करने के उपरांत हरियाणा जन सुविधा परिवर्तन निषेध बिल 2022 तैयार करने के संबंध में प्रशासनिक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
बैठक में हरियाणा अग्निशमन सेवा नियम 2016 में संशोधन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले हरियाणा निवासी स्वर्गीय ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लड्डार के परिवार के सदस्यों को 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के एक प्रस्ताव को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। 2 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र की बैठक में 18 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से एक प्रस्ताव पर मोहर लग चुकी है। हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। 2 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र की बैठक में 18 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से कई प्रस्तावों पर मोहर लग चुकी है। हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।